Hello students, last time we learned about money and money system. Today we learn more about in these chapters evaluation of money. Money has ये है evaluation of money. मनी का मूल्यांकन. Money has involved through different stages according to the time, place and circumstances in developed through the following stages. यानी जो मुद्रा है, मनी है, वो विभिन्न समय में विभिन्न रूपों में अपनाई गई. जैसे हम जानते हैं सभ्यता के विकास के साथ साथ मनी की आवश्यकता हुई और मनी को अलग अलग रूपों में समय के साथ अपनाया गया. सबसे पहली मनी जो अपनाई गई कमोडिटी मनी, यानी वस्तु को मुद्रा के रूप में समझना. ये बार्टर सिस्टम जब लागू हुआ उस समय थी, यानी वस्तु को मुद्रा माना गया और वस्तु के आधार पर ही वस्तुओं का मूल्यांकन किया गया. समय के साथ साथ ये मुद्रा चलन से बाहर हो गई और एक नई मनी आई, मेटेलिक मनी, धातु मुद्रा. अर्थात विभिन्न धातुएं, चाहे सोने की, चाहे चांदी की, चाहे तांबे की, चाहे पीतल की, इनको मुद्रा के रूप में अपनाया गया और फिर ये भी चलन से बाहर हो गई. अगले क्रम में आया पेपर मनी, जो हम लोगों ने नोट देखे, ये कागज़ के, ये पेपर मनी है. और एक क्रेडिट मनी, शाख मुद्रा. शाख मुद्रा जैसे चेक है, चेक काट करके दे देते हैं हम, या ड्रॉप बना के दे देते हैं, वो मुद्रा के बराबर होता है. ये हुआ पेपर मनी, क्रेडिट मनी. अगला प्लास्टिक मनी, यानी अभी ये पूरी तरह से चलन में नहीं है, लेकिन कुछ देशों में ये मुद्रा के रूप में काम कर रही है. अर्थात प्लास्टिक पर नोट छापे जा रहे हैं. ये इवैल्यूएशन ऑफ मनी, समय समय पर मुद्रा को हम किस रूप में लाएं, ये है. अगला आपका खंड है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी. मुद्रा को क्लासिफिकेशन करना. मनी कैन बी क्लासिफाइड on the basis of relationship between the value of money as money and the value of money as a commodity. Broadly, money can be classified as full-bodied money and representative full-bodied money and credit money. अर्थात तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन होता है. पहला फुल-बॉडीड मनी, एनी यूनिट ऑफ मनी, मुद्रा का कोई भी हो, whose फेस वैल्यू एंड इंटरेस्टिंग वैल्यू आर इक्वल इज नोन एज फुल बॉडीड मनी. यानी जिसमें मुद्रा की, यानी जो मनी है जिसको मुद्रा माने हैं वो, और उसकी वैल्यू दोनों बराबर हो तो उसको हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं. जैसे कोई मनी जिसको माना गया वो 10 रुपये छपा है और अगर हम उसको बेचें मुद्रा के रूप में नहीं, वैसे वो 10 रुपये के बराबर हो तो वो फुल बॉडी मनी कहलाती है. जैसे पहले सोने चांदी के सिक्के जब थे तो उस समय उसके दाम उतने ही, जैसे चांदी के 1 रुपये का सिक्का तो अंग्रेजों के समय तो 1 रुपये ही उसकी वैल्यू भी थी. दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी. It refers to money which is usually made of paper, जो कागज की बनती है. The value of representative full-bodied money is much higher than its value of commodity. यानी जो उसमें छपा है उससे उसकी वैल्यू कम होती. जैसे 2000 का नोट है, अब 2000 उसमें छपा है लेकिन उसकी वैल्यू 2000 की नहीं है. ये रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि मुद्रा की है, सरकार के कहने से इस तरह के. ये दो प्रकार से हैं, कन्वर्टेबल पेपर मनी और इनकन्वर्टेबल पेपर मनी. तीसरा क्रेडिट मनी.
क्रेडिट मनी refers to the money whose intrinsic value is much lower than its face value. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका जो अभी हमने नोट वाला बताया ये हुआ, और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है क्या कि जिसमें फुल बॉडी मनी इज मच हायर देन इट्स वैल्यू एज ए कमोडिटी। तो ये आपका क्रेडिट मनी में 4 प्रकार हैं: टोकन कॉइन्स, रिप्रेजेंटेटिव टोकन कॉइन्स, सर्कुलेटिव प्रॉमिसरी नोट्स और डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। अगला है कंटीजेंट डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की आवश्यकता। तो क्यों है मुद्रा की आवश्यकता? 2 कारणों से: ट्रांजैक्टिव मोटिव अर्थात ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है, और दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मनी इट रिफर्स टू डिमांड फॉर मनी फॉर कंडक्टिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन, दिन प्रतिदिन के ट्रांजैक्शन को चलाने के लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव, इट रिफर्स टू द डिजायर ऑफ पीपुल टू होल्ड कैश बैलेंस फॉर अनफॉर्सीन कंटीजेंट, यानी हमें भविष्य की आवश्यकताओं के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम उसको जमा कर लेते हैं। तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव, इट रिफर्स टू डिजायर ऑफ द होल्डर्स टू कीप कैश बैलेंस एज एन अल्टरनेटिव टू फाइनेंशियल एसेट्स लाइक बॉन्ड्स। हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है कि हम सामान खरीद लें और फिर उसको स्टोर कर लें और फिर आगे उसको बेचें, इसलिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो ये 3 आवश्यक प्रकार की आवश्यकताएं हैं जिन्हें हमें मुद्रा की जरूरत होती है। और अगला खंड है मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। भारत में जो सिस्टम है, मौद्रिक तरीका है, नीतियां हैं, वो क्या है? इंडिया हैज विटनेस्ड वेरियस मॉनेटरी स्टैंडर्ड इन इट्स मॉनेटरी हिस्ट्री। द प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम in India is managed and controlled by RBI and is known as inconvertible paper currency standard. In India, rupees has been regarded as the standard currency and all transactions are made in terms of rupees. इस समय रुपये को भी रुपया हमारी मौद्रिक नीति में शामिल है और सारा ट्रांजैक्शन लेन देन मुद्रा के रूप में ही होता है। एक खंड और आपका है लास्ट में मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति। मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में जो भी मुद्रा है वो एक समय में वो सारा मनी सप्लाई में आता है। इसके 4 रूप हैं, M1, M2, M3, M4। M1 क्या है वो समझिए। M1 it is the first and basic measures of money supply. It is also known as transaction money as it can be directly used by making transactions। ट्रांजैक्शन करने में जिस मुद्रा का हम उपयोग कर रहे हैं उसी को हम M1 कहते हैं। M1 is the most liquid measure of money supply as it is the component are easily used as a medium of exchange। उसमें क्या आता है? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, अदर डिपॉजिट विद RBI, इतना इसमें आता है। दूसरा आपका आ गया M2, इट इज बॉर्डर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1।
in addition to M1 it also includes saving deposit, यानी M1 में सेविंग डिपॉजिट को भी विद पोस्ट ऑफिस एंड बैंक्स, इसको भी हम अगर जोड़ दें तो M2 हो जाती है। और M3 में M2 में M1 में नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, इसको जोड़ देते हैं तो M3 हो जाता है। M4 में M3 में टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, इनको हम जोड़ देते हैं, अर्थात कि क्या, दिस मेजर्स इंक्लूड्स टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एंड एडिशन टू M3 में जोड़। इस प्रकार से M1 में क्या हुआ कि M1 में हम करेंसी क्वाइंस विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट एंड कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट विद RBI, इसको जोड़ देते हैं, M1 हो गया। M1 में पोस्ट ऑफिस और बैंक के सेविंग को जोड़ दें तो M2 हो गया। M2 में नेट टाइम डिपॉजिट और विद बैंक जोड़ दें तो M3 होगा। और M3 में टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग को जोड़ देते हैं तो वो M4 हो जाता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। इससे संबंधित एग्जाम्पल्स और इमेज आपको भेजेंगे, इससे आपका नोट्स बनेगा। थैंक यू।